हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और उसमें कौन कौन से स्टेजेस जैसे रामापिथेकस, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और होमो सेपियंस। ये 5 स्टेजेस से होकर के हम लोग होमो सेपियंस वाले स्टेज में पहुंचे हैं और आज के हम लोग मानव भी होमो सेपियंस के अंतर्गत ही आते हैं। और हमने ये भी देखा था को कि वह किस तरह से डेवलपमेंट किए थे टूल्स का, फायर का, आर्ट का, बोट का, है ना। तो आखिर ये सब के स्टडी करने के लिए कोई ना कोई संस्था होती होगी, है ना। तो कोई ना कोई उसके लिए एक बॉडी होता होगा जो इसके लिए स्टडी करता होगा ये सब चीज़ें पर और हिस्ट्री को डिफाइन करने का कोशिश करता होगा। उसी तरह के एक बॉडी में है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो अपने कोई भी इतिहास से जुड़े पुराने जो भी साक्ष्य मिलता है उस पर वो स्टडी करता है और उससे इतिहास डिराइव करने की कोशिश की जाती है कि आखिर उस वक्त में समाज में क्या चल रहा था, उस वक्त के लोगों के द्वारा कौन कौन से एक्टिविटी किए जा रहे थे, है ना। उस वक्त के समाज में क्या प्रचलन था, ये सब जानने की कोशिश किया जाता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसको कहते हैं। अपना इंडिया में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसको हम लोग ASI कहते हैं संक्षेप में, है ना। ये है जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जो है यह कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, यह जो भी हमें मिलता है साक्ष्य उसको संरक्षण और उसको संरक्षित करने के कदम सुझाता है, उपाय बताता है और उसको सर्वे करता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो वह 1861 में फाउंड किया गया था और उसमें उसको फाउंडर जो थे जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे और वहीं फर्स्ट जनरल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, है ना। ऐसे तो हिस्ट्री में बहुत सारे कहानी बताया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलीवेंट हो हम लोग उसी पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर वही बात हमें आंसर 150 से 200 शब्द में लिखना होता है और ज़्यादा प्रवचन करेंगे तो फिर पढ़ने में तो इंटरेस्ट आएगा लेकिन हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा, है ना। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको खूब इंटरेस्ट मिलेगा, आपको क्या किसी को भी, लेकिन जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उस पर फोकस करना है और हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था और वहीं उनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट जनरल डायरेक्टर बने थे। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट उसमें जुड़ते चले गए, जैसे फर्स्ट तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जेम्स बर्गेस हैं, जॉन मार्शल हैं, हैरोल्ड हार्वेगस हैं, दयाराम सहनी हैं जो हमारे अपने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कल्चर के बारे में खोज किए हैं, JF बेलेकिस्टन हैं, केन दीक्षित हैं और मॉर्टिमर व्हीलर हैं। तो इसमें से बस आपको ये नाम सुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक बार UPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, आप PYQ में देख सकते हैं। इसमें से दिया गया था कि इनमें से कौन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा गया था, तो आपको नाम सुना होगा तो ऑप्शन में आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हिस्ट्री को हमने एविडेंस के आधार पर 3 भागों में बांट के पढ़ाई किया था।
प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। और हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि स्टोन एज, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले पहला वीडियो देख लें, इसके बाद वीडियो शुरू करें, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है। तो हमने स्टोन एज के बारे में चर्चा किया था कि यह प्री हिस्टोरी एविडेंसेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म इसका अवेलेबल नहीं। तो हम सबसे पहले स्टोन एज का चर्चा करेंगे कि आखिर स्टोन एज है क्या। तो सबसे पहले हमने ये भी देखा था कि जब मानव का जिस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, है ना, नेंडरथाल, होमो सेपियन, जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे उसका स्टोन का टूल्स है जो एडवांस होते गया, आर्ट का विकसित होते गया, फायर है जो कंट्रोल यूज उसका सीखने लगा, है ना। तो उस स्टोन एज में मानव का जो पूरा एक्टिविटी था वह स्टोन के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था, चाहे वो हंटिंग से लेके फूड गैदरिंग तक के, माने दिन के पूरे क्रियाकलाप में स्टोन टूल्स ही से ही जुड़े हुए थे। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया में हम लोग स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया है। ओल्ड स्टोन एज, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, उसको 5 लाख से लेकर के 10,000 BCE माने तक के माना जाता है। और लेट स्टोन एज में उसको मेसोलिथिक एज कहते हैं, जो 10,000 से 6,000 BC तक के हैं। और न्यू स्टोन न्यूलिथिक एज, जिसको 6,000 से 1,000 BC। अब यहाँ बात है कि क्या ये अब डेट ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या? अब इस डेट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उत्तर है कि बस आप थोड़ा लमसम में याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। आपको एग्जैक्ट याद रखना नहीं है कि इतना ही है, लेकिन मोटा मोटी याद आपको होना चाहिए, राइट। तो हमने देखा कि स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। ओल्ड स्टोन एज, जिसको पैलियोलिथिक, लेट स्टोन जिसे मेसोलिथिक, और न्यू स्टोन एज जिसे नियोलिथिक। ओल्ड स्टोन माने यह सबसे पहला फेज है ना, ये सबसे पहला फेज है। और लेट स्टोन इसके बाद शुरू हुआ है, मतलब कि इसमें ह्यूमन बीइंग जो थे पहले वाले के अपेक्षा में ज़्यादा एडवांस है। और न्यू स्टोन में ये सबसे लास्ट है, जो मतलब कि ये दोनों के अपेक्षा सबसे ज़्यादा एडवांस और डेवलप है ना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, है ना। और इसको हम लोग एक टाइमलाइन पे भी दर्शाएंगे ताकि किस तरह से इसको याद रखा जाए, है ना। तो पैलियोलिथिक एज सबसे पहला फर्स्ट शुरुआती एज में माना जाता है। और इसको है जो हम लोग माने शुरुआती से, माने जब तक के धरती के निर्माण से लेकर के और जब तक के वो जो रामापिथेकस तक के एग्जिस्टेंस है वहाँ तक के हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, आपने जियोग्राफी में तो बिग बैंग थ्योरी और किस तरह से अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस आया वो सब आप पढ़े ही होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो हम जब जियोग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, तो हम पहले ये तो जान चुके हैं कि पैलियोलिथिक एज सबसे पहला है, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, है ना। और आयरन का जो डिस्कवर है दोस्तों वो 1000 BC के बाद ही माना जाता है। अब हम प्री हिस्टोरिक में तो जान ही चुके हैं, अब हम पैलियोलिथिक एज का डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें जो था कि लोग बैंड सोसाइटी में रहते थे। अब बैंड सोसाइटी के मतलब क्या है? पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन बीइंग थे वो किस तरह से सरवाइव करते थे, तो उसमें ये था कि वो लोग बैंड सोसाइटी में रहा करते थे। बैंड सोसाइटी कहने का मतलब है कि वो लोग छोटे छोटे ग्रुप में रहा करते थे, मतलब 5 गो 10 गो, 5 10 15, माने छोटे छोटे लोग, 15 तो आखिरकार बहुत बड़ा हो गया, माने छोटे छोटे, माने मिनिमम लोग रहते थे ग्रुप में,
है ना, जिसको कबीला हम लोग कहते हैं। और ये लोग लिव्ड इन ओपन एयर, और या रिवर वैली में या रॉक शेल्टर लिया करते थे, या खुली आसमान के नीचे रहते थे, किसी गुफा में, किसी कंदरा में ये लोग निवास करते थे। और इनका जो मेन एक्टिविटी था फूड गैदरिंग और हंटिंग। ये लोग एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी इन लोग को जानकारी नहीं था, न ही किसी मेटल के बारे में जानकारी था, है ना। और यह अपने लेटर स्टेज में, माने अपने अंतिम चरण में फायर के नॉलेज जाने हैं, मतलब कि जब होमो इरेक्टस वाले फेज में आए हैं तब, है ना। मतलब कि आप हैं जो फर्स्ट स्टेज हम बताए थे रामाफिथेकस के बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाले एज में है जो ये लोग फायर का कंट्रोल यूज सीख लिए। और ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे मानव भी ह्यूमन बीइंग का जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पीछे से ज़्यादा एडवांस और विकसित होते गए हैं। तो उसमें तो था पहले कि वो लोग नेचुरली जो स्टेन से बने हुए टूल का यूज करते थे, लेकिन अब जैसे ही दूसरे स्टेज में पहुंचे तो उससे ज़्यादा डेवलप और एडवांस टूल यूज करने लगे, जैसे हैंड एक्स, चॉपर, ब्लेड्स, वर्निस, स्क्रैपर्स, जिसमें हैंड एक्स सबसे फेमस है ना। बस आप इसी को एक ध्यान रखें, हैंड एक्स का वो सबसे फेमस है। और दीज आर मेनली मेड क्वार्टाइज्ड। ये क्या है, क्वार्टाइज्ड क्या है, तो ये है कि एक विशेष चमकीला और मजबूत पत्थर है, उसी से ये लोग उस टूल्स का निर्माण किया करते थे। कहीं कहीं बोन का भी टूल्स मिला है, लेकिन उतना एविडेंस नहीं है जितना कि स्टोन टूल्स का है। मतलब कि जितना प्रूफ हमें स्टोन टूल्स का मिला उतना बोन टूल्स का नहीं मिला है। और कहीं कहीं वुड टूल भी मिला है, लकड़ी का भी कहीं कहीं टूल्स मिले हैं। और टूल्स मेकिंग फ्रॉम कोर, जनरली इस समय है जो टूल कोर का बना करता था, और उसका जो फाल्कन था उसका कोई यूज नहीं था। अब कोर और फाल्कन क्या है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जैसे ये कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर है, अब आप क्या काम है, आपको इसमें से कुछ एक विशेष आकृति के कुछ टूल्स निकालना है। मान लिया जाए कि हम इसमें से इस आकार का टूल्स निकाल रहे हैं, है ना, टूल्स निकाल रहे हैं, तो बाकी अब इसको तो निकाल रहे हैं, बाकी जो ये सब जो बच गया रिमेनिंग पार्ट जिसका अब कोई यूज नहीं है, टूट फूट के बर्बाद हो गया टुकड़ा टुकड़ा में, ये हो गया फाल्कन। और ये जो हमको यूज में आ गया वो हो गया कोर। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, आप उसमें इसके बारे में आपको जिक्र मिल जाएगा कि कोर और फाल्कन क्या है। तो इस समय जो था, इस वक्त टूल्स जो मेनली था वह कोर का ही बना करता था। तो ये पैलियोलिथिक एज हो गया। अब हम इसको स्कॉलर्स ने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, और उसके बाद है एक मेसोलिथिक एज जो दूसरा एज शुरू होता है। पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंसेस है उससे रिलेटेड कुछ साइट आपको ध्यान रखना है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू में उसका एविडेंसेस मिला है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मिला है, वेस्टर्न घाट में, गंगा के मैदानी भाग में, इंडस गंगा के मैदानी भाग में, साउथ तमिलनाडु के हिली रीजन में, वहाँ पैलियोलिथिक साइट्स कुछ मिले हैं। मतलब कि वहाँ के कुछ टूल्स एविडेंसेस मिले हैं जो पैलियोलिथिक एज को दर्शाते हैं। अब हम पैलियोलिथिक एज को स्कॉलर्स ने 3 भागों में बांटा है। हम बताएं, जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। अब हम ये भी देख चुके हैं कि पैलियोलिथिक एज में फायर का कंट्रोल यूज तो शुरू होने ही लगा है। इसमें ह्यूमन का मेन एक्टिविटी है जो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग है, और इस वक्त बैंड सोसाइटी है। तो लगभग मतलब कि 5 लाख
साल पहले से शुरू होकर होता है। लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में क्या लेंगे, क्योंकि या तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है, चूंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें तो इंडियन कंटेक्स्ट में लेना होगा। तो आप इसको मोटा मोटी इंडियन कंटेक्स्ट में 5 लाख के आसपास मान सकते हैं, है ना, या उसके आसपास आप मान सकते हैं, क्योंकि आखिर ह्यूमन बीइंग के तो विकास माना जाता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हुआ है सबसे पहले। फिर उसके बाद वे लोग हैं जो माने मूव करते गए, माने विचरण करते गए, है ना, माइग्रेट होते गए, फिर दुनिया के अलग अलग जगह में वो पहुंचे। लेकिन हम तो इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमको इंडियन कंटेक्स्ट में हमें जो लोअर पैलियोलिथिक एज को, माने पैलियोलिथिक एज को 5 लाख के आसपास मान सकते हैं। चलिए अब हम इसको टाइम लाइन पे फिक्स करते हैं और इसमें देखेंगे कि किस तरह से पैलियोलिथिक एज में हमारा सोसाइटी किस तरह से था और ह्यूमन बीइंग किस तरह से सरवाइव कर रहे थे और उनका मुख्य एक्टिविटी क्या क्या था और उस वक्त के इम्पोर्टेंट टूल्स क्या क्या थे, हम उसके बारे में अब आगे देखते हैं। चलिए तो हम उसको अब टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। टाइमलाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। एक टाइम स्केल ले लिए हैं, फिर इसको आगे अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। हम अलग अलग कलर चूज कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें मानते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में कि 5 लाख साल पहले से ह्यूमन बीइंग को शुरुआत माना जाता है इंडियन कंटेक्स्ट में, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वे डेवलप और एडवांस होते गए। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज को ना सबसे पहले हम लोग बांटते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आएगा मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आएगा अपर पैलियोलिथिक एज, है ना। तो इसको तो हम 5 लाख साल से पहले से शुरू मानते हैं और यहाँ जाते हैं 1.4 लाख तक के, है ना, और उसके बाद यहाँ जाएंगे 40,000 साल तक के। ये माइंड में आपको ध्यान रखना है। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में हमें जान चुके हैं कि इस वक्त तो होमो इरेक्टस का डोमिनेंस था। इस वक्त लोग हैं जो फायर का खोज तो कर ही चुके हैं और इनका मुख्य एक्टिविटी क्या है, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। जो जो मेन एक्टिविटी है उसको हम लोग फोकस करते चलते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है कि इस वक्त बैंड सोसाइटी है। बैंड सोसाइटी मतलब समझा चुके हैं कि इस वक्त लोग छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं और इस वक्त का जो मेजरली टूल है वह स्टोन टूल है और वह मेनली कोर का बना होता है। उस वक्त के फाल्कन का कोई यूज नहीं। इसमें से कौन कौन से टूल है थोड़ा उस पर भी ध्यान दे देते हैं। 2-4 अगर नाम कोट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक, है ना, किसी से आधा अंक 1 अंक ज़्यादा मिल जाए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है BCCH। BCC का अर्थ है बोला, C का अर्थ है क्लेवर और C से है चॉपर और H से है हैंड एक्स,
है ना। आप है ना BCC से इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये सब टूल है। और ये टूल जो है मुख्यतः जो क्वार्टाइज का बना हुए हैं, क्वार्टाइज का, है ना, मतलब कि मजबूत चमकदार पत्थर से बने हुए हैं। और इससे रिलेटेड जो साइट है वो हमको ध्यान देना है कि इससे जो रिलेटेड साइट है, 2-4 साइट को भी अगर कोट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ही होगा, यह काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। जैसे महाराष्ट्र का बोरी, यहाँ लिख भी लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र का बोरी हो गया, है ना। मध्य प्रदेश के हथदौरा हो गया, हथनौरा। और कर्नाटका का हंसोई है, कर्नाटका का हंसाई है। और वेलन वैली यूपी का है। और एक और लिख सकते हैं तो भीमबेटका लिख दीजिए। भीमबेटका तो सारे में है, तीनों में है, तो भीमबेटका तो कॉमन है, तो आप इसको याद, ये तो याद हो ही जाएगा। लेकिन आप कम से कम 2-3, जैसे महाराष्ट्र का बोरी हो गया, MP का हथनौरा हो गया, कर्नाटका का हंसी हो गया, यूपी का वेलन वैली हो गया, इस साइट को कोट कर दिए। मतलब कि आप आंसर में टूल्स का भी मेंशन कर दिए, है ना, वहाँ के साइट का मेंशन कर दिए, उस वक्त के सोसाइटी के बारे में मेंशन कर दिए, है ना, उस वक्त के मेन एक्टिविटी क्या था उसके बारे में बात कर दिए, है ना। तो इस तरह से आप लगभग उसके उस वक्त के सारे एस्पेक्ट को कवर कर दिए, है ना। मतलब एग्जामिनर है जो ये समझ जाएगा कि बच्चे ने पूरे डायमेंशन कवर किए हैं। और ये भी उस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं हम कि अगर हमारे पास समय रहता तो हम और लिख सकते थे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन गया, है ना। तो हमने इस तरह से लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसको हम माने 1,40,000 से लेकर के 40,000 साल तक के लेते हैं। और इसमें भी सेम एक्टिविटी कंटिन्यू होगा, बस इसमें टूल्स थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, थोड़ा आर्ट है जो इसमें आ जाएगा, है ना। और क्या क्या है उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो इसमें भी तो फायर कंट्रोल यूज होगा, ये तो है ही। फूड एंड गैदरिंग तो है ना। और इसमें बैंड सोसाइटी है, लेकिन इससे कुछ बड़ा बैंड सोसाइटी है, माने इसमें अब नंबर ऑफ पीपुल्स इन ग्रुप है जो मैक्सिमम हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है। और इसमें टूल भी एडवांस हो चुका है। उसमें हम देखे थे कि फाल्कन का यूज नहीं होता था, लेकिन इसमें फाल्कन के भी टूल्स बनने लगे हैं, जैसे स्क्रैपर, पॉइंटर। अब महाराष्ट्र के निवासन में एक माने टूल्स का इंडस्ट्री मिला है, मतलब कि वहीं पर विशेष पत्थर, क्वार्टाइज पत्थर पाया जाता था, वहीं पर लोग जा करके अपना अपना टूल्स बनाते थे, है ना। तो वह महाराष्ट्र के निवासन में। अब इसी फेज में माने मिडिल पैलियोलिथिक एज में ही लगभग 70,000 के आसपास कोग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ। अब कोग्निटिव रेवोल्यूशन क्या है, मतलब कि लोग हैं जो पहले एक दूसरे में बातें करते थे, माने एक ही सारे इमोशन को समझते थे कि नहीं, उतना तो नहीं समझते होंगे, लेकिन 70,000 के आसपास कोग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ। इसमें है कि लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें कोग्निटिव रेवोल्यूशन में हुआ, यहाँ लिख देते हैं, इसमें हो गया कोग्निटिव रेवोल्यूशन, है ना। इसमें है कि लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं कोग्निटिव रेवोल्यूशन, लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। माने भाषा अस्तित्व में आ गया। अब लोग हैं जो बोल सकते थे, एक दूसरे को इमोशन को समझ सकते थे। अब जैसे लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पर देखा जाए, माने भाषा के आधार पर, तो इसमें जैसे अस्ट्रोलो एशियाटिक लैंग्वेज है, जो कि सबसे पहला लैंग्वेज माना जाता है स्कॉलर्स के द्वारा। उसके बाद द्रविडियन लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है ना, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इस तरह से
लिंग्विस्टिक आधार पर माने लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस आया और लोग एक दूसरे के इमोशन को समझना शुरू कर दिए। अब हम देख लिए कि उस वक्त के फूड एंड गैदरिंग तो हो ही रहा है, फायर है, उस वक्त के सोसाइटी के बारे में भी चर्चा कर लिए कि यहाँ नया चीज़ एड हो गया, लैंग्वेज। अब इसका है जो कुछ हम साइट देख लेते हैं कि इसका साइट कहाँ कहाँ है। तो जैसे पोटवार प्लेटू है जो अपना पाकिस्तान में, इंडिया जम्मू कश्मीर से आगे पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, वहाँ पर है जो इंडस और झेलम के बीच में है। सांगहो केव्स नियर द ये है पेशावर, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। लूनी रिवर और नर्मदा रिवर के आसपास का जो रीजन है वह मिडल पैलियोलिथिक एज को एविडेंस देता है। तुंगभद्रा के आसपास के भी रीजन है जो मिडिल पैलियोलिथिक एज का एविडेंसेस देता है। अब हम देखेंगे अपर पैलियोलिथिक एज, ये है जो 40,000 से लेकर के लगभग 1000 BC तक के लेंगे हम, है ना, ये सब BC में है। और 1000 के बाद ही माने 1000 से ही आयरन एज का शुरुआत हुआ है। इससे पहले आयरन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो अपर पैलियोलिथिक एज में है, इसमें क्या काम हुआ कि इसमें भी इसमें होमोसेपियंस का डोमिनेंस आ गया, इसमें भी फायर है ना, इसमें भी फूड एंड गैदरिंग है। अब इसमें है जो लोग पहले के अपेक्षा अब है जो लोग अब जन बना करके रहने लगे, माने कबीला बना करके रहने लगे, है ना। अब इसमें है जो सबको इमोशन आ गया, अब ये लोग एक दूसरे के अपना समझने लगे, फैमिली समझने लगे, है ना। ये मेरा फैमिली है, ये मेरे पिताश्री हैं, मेरे माताश्री हैं, मेरे भाई हैं, माने इस तरह के उनमें इमोशन आने लगे, है ना। यह कहानी सिर्फ समझने और एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, माने एक सीरीज में किस तरह से याद रखा जाए। डायरेक्ट याद रखने में बड़ी मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह के सीरीज बना करके रखेंगे तो ज़्यादा याद होने की संभावना है ना। इसमें है कि टूल्स इसमें इससे और भी एडवांस हो गया। इसमें है कि अब है जो फ्लिंट इंडस्ट्री का एनसीईआरटी में जिक्र है। तो फ्लिंट इंडस्ट्री क्या है, तो यह एक स्टोन टूल्स है जो एक चमकदार पत्थर है ना, उससे लोग अपना टूल्स बनाते हैं, उसी को हम लोग फ्लिंट इंडस्ट्री कहते हैं। आप एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, आप देखे होंगे। यह एक चमकदार पत्थर है जिससे लोग आग भी उत्पन्न कर रहे हैं, एक दूसरे पर पटक करके उसको आग उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल यूज ऑफ फायर, एकदम कंट्रोल यूज, है ना। इसमें है कि इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तो हो ही चुका है, जैसे इसमें नए नए कुछ टूल्स बने हैं, जैसे साइडेड ब्लेडेड, है ना, साइड ब्लेड बना है। जैसे कोई पत्थर है, इधर से भी उसको है रगड़ रगड़ के शार्प कर दिया, इधर से भी उसको रगड़ रगड़ के शार्प कर दिया, तो ये शार्प ब्लेड बन गया। इसमें है जो बोन टूल्स भी मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। इसमें है कि पेंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये बात को आपको पूरी ध्यान रखना है। इसमें अपर पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। जैसे आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि इसका जैसे उदाहरण है ऑस्ट्रिच एग सेल पर महाराष्ट्र के पटना नहीं है, पाटने, महाराष्ट्र के पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर कुछ इस तरह के लाइनिंग वाले पेंटिंग मिला, है ना। और आंध्र प्रदेश के लखुदियार में बाल पेंटिंग का भी प्रूफ मिला है ना। तो इससे ये पता वो सब अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस हैं, है ना। रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में भी अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिला है। अब इससे क्या काम हुआ कि 10,000 BC के आसपास, ये तो 40,000 हो गया, हम 5 लाख से 40,000 तक के देखते हैं। अब क्या काम हुआ 40,000 से 10,000 के बीच में आसपास में क्या काम हुआ, क्लाइमेट चेंज होने लगा। क्लाइमेट चेंज होने लगा माने इससे पहले जो भी जानवर उनवर पाया जाता था, मैमथ टाइप के जानवर पाया जाता था, डायनासोर, है ना, बहुत विशाल काय जानवर सब पाया जाता था। लेकिन 10,000 के आसपास, 10,000 BC के आसपास क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, है ना, और इससे नए नए फ्लोरा एंड फाउना केम इनटू एग्जिस्टेंस।
है ना। जैसे सीप हो गया, गॉट हो गया, डॉग हो गया, छोटे छोटे जानवर भी इसमें एग्जिस्टेंस में आए और मैमथ टाइप के जानवर का अंत हुआ। इसमें हुआ कि फ्लोरा एंड फाउना तो आए हैं, इसमें बहुत से रेनफॉल हुआ, आइस मेल्ट होने लगा, उससे है कि नए नए ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में आने लगे। तब लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो डोमेस्टिकेट इसलिए नहीं करता था कि उसको हमको उससे दूध लेना है, उसे माने कुछ खास पर्पस नहीं था। बस डोमेस्टिकेशन का मुख्य पर्पस ये था कि हम अपना फूड कंजर्व कर सकें। अब जैसे इससे पहले फूड एंड हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे तो उन लोग को अपने भोजन के तलाश में भर दिन घूमना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, कहीं भी मिला कभी नहीं मिला। तो लेकिन डोमेस्टिकेट करने लगे तब सिक्योर हो गए कि चलो जब तक के मिल रहा है तब तक इधर उधर से खा लो, अगर नहीं मिलेगा तो हमारे पास है ही, फिर उसको हम सफाचट कर जाएंगे, है ना। तो डोमेस्टिकेशन का मेन पर्पस यही था, है ना। और इसमें है जो लोग सेमी परमानेंट हैबिटेट भी खोजने लगे, है ना, मतलब कि वो वह प्राकृतिक रूप से ऑक्युपाइंग केव्स, है ना। और ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है क्लाइमेट चेंज वाला, ये 40,000 के बाद यानी 10,000 बीसी से शुरू हुआ है। हम लोग इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं, है ना। इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब पैलेयोलिथिक एज खत्म हो गया, अब मेसोलिथिक एज है। आने वाले आगे के वीडियो में हम मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक कि आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।